तो देखो हमने क्या देखा था, हमारे पास आया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी का क्या एक्सप्रेशन आ गया था, डेल्टा टीवी इक्वल टू निकल के आया था के बी इंटू एम, जहाँ पर एम आपकी मोलैलिटी थी, के बी आपका एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट था। इस इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है। अब केबी बहुत सी बार क्या होता है, केबी वाटर आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है। सबसे पहले तो हम इसकी यूनिट की बात करें, यहाँ पर केबी की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ केबी है ना। तो यहाँ से देखो केबी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी अपॉन एम। ये हमारी क्या होगी, केबी का फॉर्मूला आ जाएगा। डेल्टा टीबी क्या होता है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो हम चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो आपको पता है केमिस्ट्री में हम चेंज इन टेम्परेचर जनरली किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। तो डेल्टा टीबी आ गया केल्विन अपॉन मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलल। केल्विन पर मोलल बोल सकते हो, और केल्विन पर मोल, और केजी अपन क्या लिखते हैं, अपन केजी लिखते हैं ना मोलैलिटी को, कि तो ये आपका, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो गया केल्विन केजी पर मोल। ये भी आपकी क्या हो गई, इसकी यूनिट हो चुकी है। ठीक, केल्विन केजी पर मोल, वेरी गुड। तो ये हमारी क्या होगी, केबी की यूनिट होगी। अब केबी को हमने क्या बोला है, केबी हमने क्या बोला है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है कि जो वाटर है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वाटर की जो भी चीजें हैं वो क्वेश्चन कभी भी मेंशन नहीं करता है। कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको याद होनी चाहिए। तो केबी फॉर वाटर ये निकल के आता है 0.52। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, वाटर का केबी, केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, अब बात आती है केबी। केबी एक कांस्टेंट है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका जो केबी है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो लिख लेना, केबी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, केबी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है, एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप। ये मतलब ये आपका जो केबी है वो सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे कि केबी ऑफ वाटर कितना है, 0.52 है, लेकिन उसी की जगह अगर आप केबी ऑफ एसीटोन पे जाओगे, ठीक है, तो एसीटोन का जो केबी है वो 0.52 नहीं होगा, एसीटोन का जो केबी होता है वो 1.70 होता है। यानी हर सॉल्वेंट पे आपका केबी क्या होगा, डिफरेंट निकल के आएगा। और सॉल्वेंट अगर फिक्स है तो आपका केबी भी क्या होगा, फिक्स रहेगा। ठीक। अब बहुत सी बार क्वेश्चन में के बी नहीं दिया तब क्या करें, तो उस केस में हम जो के बी कैलकुलेट करेंगे उसका एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, आर टी बी नोड का स्क्वायर। टी बी नोड मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसकी पावर 2 इंटू एम। एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट का, है ना। ये एम क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। जब आपको क्वेश्चन में के बी नहीं दिया हुआ है और इस तरह के कुछ डाटा दिए हुए हैं, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, के बी कैलकुलेट करेंगे। ये के बी कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कौन क्या है, तो आर आपको पता है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर अब हम गैस कांस्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, या ज़्यादा अच्छा हम यूज करेंगे इसको मोलर गैस कांस्टेंट। तो आर हमारा मोलर गैस कांस्टेंट हो गया। इसकी वैल्यू भी आपको पता है, गैसियस स्टेट चैप्टर अपन ने पढ़ा हुआ है उसमें, कि अगर आपको कैलोरी में यूज करना है तो ये 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है ना। और जूल में यूज करना है तो जूल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपके जूल में वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये आपका आर हो गया। एम यहाँ पर क्या है, एम आपका मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट अगर आपको पता है तो मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है डेल्टा एच वी। ये डेल्टा एच वी क्या है, तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेलिंग आप सही कर लेना, थोड़ा गलत लिखा है मैंने, नेक्स्ट टाइम में लिख देता हूँ। तो ये आपका डेल्टा एच भी होता है, ये भी आपको उस समय फिर क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ 2 मिनट माइक ऑफ करो, बताता हूँ। वेपराइजेशन, VAPORIS, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है आपका डेल्टा एच भी। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में दी होगी। और ये किसका डिफाइन होगा, ये सॉल्वेंट का डिफाइन होगा, डेल्टा एच वी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका डेल्टा एच वी होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इतना टर्म्स नोट कर लो, फिर अपन आपके डाउट्स लेते हैं। ओके, यहाँ सर पावर क्या है? टीवी की पावर क्लियर नहीं हो रही तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये है टीवी की पावर 2 यानी टीवी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टीवी स्क्वायर है। तो ये आपका 5 2। हाँ, वाटर का जो केबी है यहाँ पे ये है 0.52, 0.52, ठीक है। अभी यूनिट वही है, केल्विन, केजी पर मोल। ये आपका वाटर का केबी। और कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो आपको ग्राफ क्लियर है ना? ग्राफ अपन ने बनाया था, कैसे बनाया था कि बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमने ग्राफ बनाया था वेपर प्रेशर वर्सेस किसका, टेम्परेचर का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो ग्राफ है ऊपर वाला, ये आपका किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। और आपको पता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो नीचे वाला जो ग्राफ है वो सॉल्यूशन का होगा, है ना। अब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का। नोड का मतलब है वो सॉल्वेंट है। इसको जब हमने आगे एक्सटेंड किया तो ये सॉल्यूशन के ग्राफ को यहाँ कहीं टच करेगा, यहाँ कहीं कट करेगा। तो ये जो ग्राफ या ये जो टेम्परेचर आया जिसको हमने टीबी लिखा, तो ये आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। बढ़े आगे, करें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सभी का नोट हो गया होगा। वैष्णवी बड़े हाँ क्वेश्चन, सर। ठीक है, लिखो हाँ। क्वेश्चन, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे कि 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस dissolving 0.15 ग्राम सब्सटेंस dissolved in 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का आपको कितना दे दिया है, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट boiled at a temperature, boiled at a temperature, sorry, higher by 0.216 degrees Celsius then that of प्योर सॉल्वेंट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना, ठीक है। देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जो अननोन सब्सटेंस है उसका मोलिकुलर मास आपको बताना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है के बी किसका, जो भी सॉल्वेंट यहाँ आप यूज कर रहे हो उसका, क्योंकि अब देखो इसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है कि नहीं। अगर वो कुछ नहीं लिखता सॉल्वेंट के बारे में तो हमें फिर उसको वाटर मानना पड़ता अगर वो केबी नहीं देता। बट उसने केबी दे दिया है, केबी कितना दिया है 2.16, तो हमें फिर ये यूज करना पड़ेगा।
केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया होगा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सोल्व करो और फिर अपन इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है आदर्श, तो 0.1 नहीं हो सकता, अभी बहुत कम है। थोड़ा सा यूनिट्स का चेक करो, यूनिट्स आपने सही से लिए कि नहीं लिए। कैलकुलेशन ध्यान से देखो, कैलकुलेशन सही से किए कि नहीं किए। और बताओ आंसर बाकी। हर्षवर्धन का 10 आया है, करेक्ट सा लग रहा है ये। और देखो बाकी किसी का क्या आ रहा है। कृष्णा 10 रॉन्ग है। ये आप बहुत छोटी सी मिस्टेक्स कर रहे हो सभी कैलकुलेशन की। चलो मैं सॉल्व कर दूं। सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। ये तो समझ में आएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ के बी इंटू एम। 76 रॉन्ग आंसर विश्वजीत। हर्षवर्धन का 100 करेक्ट है। कृष्णा 10 रॉन्ग है। आदर्श 0.1 रॉन्ग है। टाइप 100 कर दो, सर। टाइप ऑन मत करो। टाइप कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो भी आपके डाउट्स हैं यहाँ पे टाइप करते जाओ। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, के बी दिया हुआ है सीधा, तो ये तो के बी तो हमें मिल गया। अब हाँ, इंद्रनील का 100, ऋषिकेश का 100, वेरी गुड। अनीश 100, 100 इज करेक्ट आंसर। देख लो अब कैसे आया 100, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी क्या होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम ध्यान से देखें तो उसने डायरेक्टली डेल्टा टीवी की वैल्यू दे रखी है। इस लाइन को थोड़ा सा आपको गौर करके बस पढ़ने की जरूरत है कि सॉल्वेंट 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आपने उसने क्या किया है कि 0.15 ग्राम सब्सटेंस को जब 15 ग्राम सॉल्वेंट में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। विश्वजीत अपना ये बंद करो, माइक ऑफ करो। 0.15 ग्राम सब्सटेंस को जब उसने 15 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। और जो सॉल्यूशन है वो बॉईल कर रहा है एट अ हायर बाय 0.216 देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इट मींस अपना जो सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में वो 0.216 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर से बॉईल कर रहा है। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी दे दी उसने, सीधा सीधा 0.216। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया। अब डेल्टा टीवी मिल गया, केबी मिल गया, केबी भी रख दो कितना 2.16। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली मेरे को मोलिलिटी मिल गई। तो मोलिलिटी कितनी मिल रही है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो स्मॉल एम की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.1। तो आदर्श जो आपने आंसर किया था 0.1 वो मोलिलिटी का आंसर। हमने हमसे क्वेश्चन में मोलिलिटी नहीं पूछा है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, सॉल्यूट पूछा है सब्सटेंस का। तो मोलिलिटी क्या होता है, अब मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है ना। तो सारी चीजें अब हमें यहाँ पे रखना है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन केजी में कन्वर्ट करना है तो अपन 1000 करना पड़ेगा। अच्छा, मोल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गिवन मास से 0.15 अपॉन मोलिकुलर मास लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 0.015 ये हो जाएगा। 1000 से क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा और इक्वल टू मोलिलिटी। मोलिलिटी कितना आया अपना 0.1। तो देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट में हटाऊंगा तो ऊपर 10 रह जाएगा। ध्यान से देखना अगर हो ये चीज समझ में आ रही है तो। और 15 से आपका 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये 10 है ना, ये ऊपर की तरफ है, ऐसे है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन मोलिकुलर मास, 1 अपॉन मोलिकुलर मास आ गया ये तो, इनटू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10 विच इज इक्वल टू क्या है 0.1। 0.1 को भी क्या लिख सकता हूँ 1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से मोलिकुलर मास कितना आ गया आपका 10 आ गया। 10 इंटू 10 यानी 100 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है 100 है। ठीक है आदित्य, आपका भी 100 आया। ये किसका डाउट है, ये डाउट आया है अपना आदर्श का कि सर टेम्परेचर आपने केल्विन में क्यों नहीं रखा। तो देखो आदर्श, यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर की वैल्यू नहीं रखनी है, मुझे डिफरेंस रखना है। और डिफरेंस आप चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो, डिफरेंस हमेशा सेम आता है। कैसे, जैसे कि मेरे पास एक है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, केल्विन में इसकी वैल्यू है 273 केल्विन।
ध्यान से देखना, है ना, मैं आपका पॉइंट समझा रहा हूँ। लेट्स से दूसरा टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में ये हो गया, तो केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 274 केल्विन आएगी। अब जरा इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस आया 1, इन दोनों का भी डिफरेंस लो, ये भी आया 1। तो जब डिफरेंस होता है तो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, डिफरेंस की वैल्यू हमेशा सेम होती है, तो इसलिए हम उसको एज इट इज यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंस है। ठीक है आदर्श, अभी क्लियर आपका डाउट? इसलिए मैंने टेम्परेचर यहाँ केल्विन, टेम्परेचर नहीं रखा, मैंने डिफरेंस रखा। लेकिन जब टेम्परेचर रखता मैं, है ना, तो दोनों आप डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन जब आपकी पीवी इक्वल टू एनआरटी या और कोई इक्वेशन आती है, वहां पे हमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना होता है क्योंकि वहां डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे डिफरेंस है इसलिए हम डिफरेंस डिग्री सेल्सियस का लें या केल्विन का लें, एक ही बात है, दोनों सेम है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि किससे रिलेटेड था, आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। एक और क्वेश्चन करते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए अब की बार। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग चल रहा है इसलिए। तो क्वेश्चन है, द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट of a solution containing 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ये वैल्यू जरूर ध्यान से लिखना, 1.8 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है। हाँ आदित्य, शुगर, सॉरी आदर्श, शुगर का मतलब क्या होता है, शुगर ग्लूकोज नहीं होता है, शुगर का मतलब होता है सुक्रोज। लास्ट क्वेश्चन में आपने यही गलती की थी एक बार, है ना। अगर किसी और को भी नहीं पता है तो ध्यान रखना, शुगर मतलब सुक्रोज जिसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 342। ग्लूकोज नहीं होता है शुगर का मीनिंग। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम। तो अब ये 100 ग्राम किसका दिया होगा, ऑब्वियसली बात है 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का दिया होगा। The rise in boiling point of a solution containing 1.8 gram glucose in 100 gram of solvent is 0.1 डिग्री सेल्सियस। उसकी वैल्यू उसने दे दी 0.1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आगे बोलता है, कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब उसने क्या पूछा है, यहाँ पे केवी पूछा है। कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन नोट हो जाए तो सोल्व करना स्टार्ट करो। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलो सॉल्व करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही आपको बस दिया हुआ है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हाँ भाई, सबका बना रहा है, आदर्श, सुशांत, लक्षित, हर्षवर्धन, वेरी गुड। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन में अगेन क्या दे दिया, डेल्टा टीवी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना दे दिया, 0.1 दे दिया। अच्छा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, सभी का बना रहा है, 1.8 दे दिया। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा सॉल्यूट का, हमें पता है ग्लूकोज, मोलिकुलर मास हो गया 180, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया मेरे पास 1.8 डिवाइडेड बाय 180, कितना आया इसकी वैल्यू, 1/100 आया। ठीक, ये मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, ये रहा। तो ये 100 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि मोललिटी में हमें केजी लगती है, ये तो 0.1 केजी हो गया। अब देखो मोललिटी क्या हो गई, यहाँ से मोललिटी निकाल ली, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 1/100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो कि 0.1, तो ये हो गया 1/10, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो मोललिटी आ गई 0.1, डेल्टा टीवी है 0.1, यूज कर लो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम। के बी की वैल्यू हमें निकालनी है, डेल्टा टीवी 0.1 है और मोललिटी भी 0.1 है। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से के बी कितना आ गया, 1, यूनिट क्या आएगी, केल्विन, केजी पर मोल। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी का आंसर आया है और सभी को समझ में आया होगा कि क्या इसका कंसेप्ट है। बेसिक क्वेश्चंस किए अपन ने अभी, पहले एक बार सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
तो ये था हमारी प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सभी को क्लियर है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मीनिंग होता है कम होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है भाई फ्रीजिंग पॉइंट? कोई मेरे को बताना चाहे? बताओ भाई फटाफट से फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, या कि इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे। तो देखो नहीं पता। जिस पे पानी सर फ्रीज होता है सर वो फ्रीजिंग पॉइंट है, ऐसा? हाँ सुशांत, फ्रीजिंग नहीं, पॉइंट क्या होता है? वेपर प्रेशर सॉलिड फेज से फेज में सेम होता है। अ, मतलब आपको पता है लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा मतलब बोलने की सही कोशिश की। एग्जैक्टली कोई बताना चाहे फ्रीजिंग पॉइंट? नहीं, चलो मैं समझाता हूँ। देखो आगे ना अपन ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। किस किस का ग्राफ बना रहे हैं? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। सॉलिड फेस इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, ठीक है। तो देख लो ग्राफ को देख लो। ये वेपर प्रेशर है, इधर हमने क्या लिया? टेम्परेचर लिया। तो जब हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा, है ना। ये आपका क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ है, थोड़ा सा कर्व बनेगा। और ये जो वेपर प्रेशर है नीचे वाला, ये सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? ये आपका आ गया लिक्विड। तो ये आ गया आपका लिक्विड सॉल्वेंट। ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और ये जो नीचे वाला है ये आपका क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट है। ये किसका ग्राफ है? ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है। इस पे IIT JEE एडवांस 2017 में क्वेश्चन आ चुका है इसी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है। तो ये सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, और ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो देखो एक पॉइंट ऐसा आया, इस पॉइंट पे आपका जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर उसके लिक्विड सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो वो टेम्परेचर जहां पे उसकी सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर उसकी लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल आए, वो टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट become equal to vapor pressure of liquid solvent। यानी वो टेम्परेचर जिस पे उसकी सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर उसकी लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये हो गया हमारा TF नोड। TF नोड का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिख लेना ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना। फिर अपन एक और बार दोबारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे आगे समझने के लिए। तो यहाँ तक नोट करो, ये आपके फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। अब राउल्स के अकॉर्डिंग जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा? इज एडेड। तो आपको पता है वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होगा, इसके लिए हमें ग्राफ समझना पड़ेगा।
जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, साथ ही के साथ आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमें यही ग्राफ दोबारा समझना है। तो देखो, अब सॉल्वेंट का जो लिक्विड फॉर्म है और उसकी जो सॉलिड फॉर्म है उसके वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे इक्वल आ रहा है, तो ये जो टेम्परेचर हुआ ये तो आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन क्या इस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के ग्राफ को कहीं कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर के ग्राफ को आगे एक्सटेंड करेंगे। हमने आगे एक्सटेंड किया थोड़ा सा, सही से अगर अपन एक्सटेंड करेंगे तो ये समझेगा। हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन वाला वेपर प्रेशर का ग्राफ है उसे आगे एक्सटेंड किया, तो आगे एक्सटेंड किया तो यहाँ कहीं पे ये कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे सॉलिड, सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सेम आ रहा है। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये वाला पॉइंट आपका होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका टीएफ होगा। इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करके भी और बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो टीएफ है, अगर हम ध्यान से देखें तो टीएफ की वैल्यू क्या आ रही है, टी नोड एफ से कम आ रही है, यानी आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इतने वाले पार्ट को अपन दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया वेपर प्रेशर, यहाँ हमने ले लिया टेम्परेचर, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, तो ये ग्राफ देखो सॉलिड वाले का था, तो यहाँ के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर था वो तो क्या था, टी नोड एफ। प्योर सॉल्वेंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो सॉल्यूशन वाला ग्राफ है इसको यहाँ कट कर रहा है, सॉलिड वाले वेपर प्रेशर के ग्राफ को। तो ये जो ग्राफ पॉइंट आएगा, ये जो टेम्परेचर है, ये आपका टीएफ हो गया, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ से क्लियर है, जहां पर उसकी सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर उसके लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिफरेंस आया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिफरेंस इतना, इसे हम बोलेंगे डेल्टा टी एफ। ये हमारा डेल्टा टी एफ कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसकी जब आप यहाँ से लिखोगे तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू, अब बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे, बड़ी वैल्यू है टी नोड एफ, तो टी नोड एफ माइनस टी एफ। इस तरह से हम क्या करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो नोट कर लेना ये सभी, डेल्टा टी एफ इज वॉट, टी नोड एफ माइनस टी एफ। डेल्टा टीवी में क्या था, ग्राफ फिर से बताऊं, ठीक है मैं दोबारा बता दूंगा। डेल्टा टीवी में तो क्या था कि टीवी माइनस टीवी नोड आ रहा था, लेकिन डेल्टा टीएफ में क्या है, टी नोड एफ माइनस टीएफ आ रहा है। ग्राफ दोबारा देख लेना स्वराज, ये जो ग्राफ है, ये वाला, ये लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है, ये लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ है। जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म का उसकी सॉलिड फॉर्म के इक्वल हो जाता है, उसके रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो अभी जो ये आपको येलो लाइन दिख रही है डॉटेड, ये येलो लाइन आपको क्या बता रही है कि इस पॉइंट पे आपको देखो, ये वाला जो ग्राफ है ये सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर है, और ये वाला जो ग्राफ है वो लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर का ग्राफ है। तो ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो इन इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है वो आपका टी नोड एफ हो जाएगा। यानी ये तो हमारा क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब जब हमने सॉल्यूशन वाले ग्राफ को देखा, तो सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ है इसको आगे एक्सटेंड करने पर कट कर रहा है यहाँ तक। जब यहाँ कट कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू टी नोड एफ से कम आ रही है। ठीक है, ये वाला देखो मैंने डार्क कर दिया। तो ये जो टेम्परेचर आएगा ये टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ग्राफ से देखो क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया,
क्या करने पर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर। क्लियर यहाँ तक सभी को? बढ़े आगे। तो अब एक्सपेरिमेंटली, अब अगेन वही चीज की एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास इसकी। तो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो डेल्टा टीवी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आता है, सॉरी डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आता है स्मॉल एम मतलब मोलेलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो नेक्स्ट लाइन से लिखना डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ, फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए एफ इंटू एम। ये हमारा क्या हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ तक नोट कर लो। अब के एफ को क्या बोलेंगे? तो अगेन वही हम के एफ के नाम लिखेंगे वापस से, जैसे हमने के बी देखा था ना, के बी को हम क्या बोलते थे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसे के एफ को हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। लिख लो भाई, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। लिख लेना दूसरा नाम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है? के एफ इंटू एम, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं के एफ को, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। डेल्टा टी एफ कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेल्टा टी एफ हमारा हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बस, नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे।